नमस्कार। आज हम एक सफर पे चलने वाले हैं। कोई ऐसा वैसा सफर नहीं, बल्कि समय में पीछे जाने का सफर। करीब 3,500 साल पीछे, एक ऐसे युग में जिसने प्राचीन भारत के समाज को कह सकते हैं कि एक नया ही आकार दे दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की। एक ऐसा दौर जब सब कुछ, सचमुच सब कुछ बदल रहा था। चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। क्या ऐसा हो सकता है कि आज से 3,500 साल पहले कोई महिला एक जानी मानी सम्मानित दार्शनिक हो? सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, है ना? पर इस सवाल का जो जवाब है ना, वो हमें उस दौर में हुए एक बहुत बड़े, एक जबरदस्त सामाजिक बदलाव की पूरी कहानी सुनाता है। तो देखिए, इस पूरे दौर को समझने के लिए इसे हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है प्रारंभिक वैदिक काल, जो करीब 1500 ईसा पूर्व से शुरू होता है, और फिर लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, एक ग्रेट शिफ्ट। यहीं से उत्तर वैदिक काल की शुरुआत होती है, जो 600 ईसा पूर्व तक चलता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इन दोनों हिस्सों में समाज की तस्वीर कैसे बदली। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक वैदिक काल की, यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया की जहां समाज कबीलों में बटा हुआ है। इन कबीलों को कहते थे जन। लोगों की जिंदगी पशुपालन के इर्द गिर्द घूमती थी। वो एक जगह टिककर नहीं रहते थे, बल्कि अपने मवेशियों के साथ घूमते फिरते थे। एक तरह का सेमी नोमैडिक जीवन। इस दौर की एक सबसे कह सकते हैं कि सबसे कमाल की बात हमें ऋग्वेद के एक श्लोक से पता चलती है। ध्यान से सुनिएगा। श्लोक कहता है, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ अनाज पीसती हैं और मैं एक कवि हूँ। सोचिए, एक ही परिवार में 3 लोग 3 अलग-अलग काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि उस जमाने में आपका काम, आपकी किस्मत नहीं थी। वो जन्म से तय नहीं होता था। कोई भी अपनी पसंद का पेशा चुन सकता था। मतलब समाज कितना खुला और लचीला था। और जानते हैं, ये खुलापन सिर्फ काम धंधे तक ही नहीं था। बात अगर महिलाओं की करें, तो उस दौर में उनका समाज में एक बहुत ऊंचा, बहुत सम्मानजनक स्थान था। वो सिर्फ घर तक सीमित नहीं थीं, बल्कि बौद्धिक बहसों में, सार्वजनिक जीवन में हर जगह सक्रिय रूप से हिस्सा लेती थीं। देखिए, महिलाओं को शिक्षा का पूरा अधिकार था। और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, कुछ महिलाएं तो इतनी ज्ञानी हुईं कि वो खुद विदुषी या ऋषिका कहनाईं। नाम सुने होंगे, गार्गी, लोपामुद्रा, अपाला। ये उसी दौर की महान विचारक थीं। यही नहीं, वो धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा भी बनती थीं। और अगर कोई विधवा हो जाए तो उसे दोबारा शादी करने की भी आज़ादी थी। तो अब तक तो सब कुछ काफी अच्छा लग रहा है। एक खुला समाज, लचीले नियम, महिलाओं का सम्मान। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। एक ऐसा बदलाव आया जिसने समाज की पूरी दिशा ही पलट दी। और इसकी जड़ में था एक बहुत बड़ा आर्थिक और भौगोलिक परिवर्तन। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया? क्या हुआ जिसने पूरे समाज का ढांचा ही हिलाकर रख दिया? हुआ ये कि करीब 1000 ईसा पूर्व के आसपास ये वैदिक समुदाय पूरब की तरफ बढ़ने लगे और गंगा के बेहद उपजाऊ मैदानों में जाकर बस गए। अब ये कोई छोटा-मोटा कदम नहीं था, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। उनके घूमने फिरने वाले जीवन का अंत हो रहा था और एक स्थायी, सेटल्ड जिंदगी की शुरुआत हो रही थी। और जैसे ही वो बसे, उनकी अर्थव्यवस्था का पूरा आधार ही बदल गया। मतलब पहले जहां धन का मतलब था मवेशी, खासकर गायें, वहीं अब असली दौलत और ताकत का सोर्स बन गई जमीन, और उस उपजाऊ जमीन पर होने वाली खेती। खेती से आए इस क्रांति ने सिर्फ पेट नहीं भरा, इसने एक बिल्कुल नए समाज को जन्म दिया। एक ऐसी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था जो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा जटिल, ज्यादा मुनज़्ज़म और हाँ, ज्यादा कठोर थी। यहीं से शुरू होता है उत्तर वैदिक काल। तो देखिए, राजनीतिक तौर पर क्या बदला। जो छोटे छोटे कबीले थे, जिन्हें जन कहते थे, वो अब बड़े बड़े राज्यों में तब्दील होने लगे। इन्हें कहा गया जनपद। राजा का पद अब खानदानी हो गया और राजा पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया। और जो पुरानी कबीलाई पंचायतें थीं, जैसे सभा और समिति, उनका असर धीरे धीरे खत्म होने लगा। इसी नए दौर में समाज को एक तरह से ऑर्गेनाइज करने के लिए वर्ण व्यवस्था की नींव पड़ी। ये क्या था? ये असल में एक सोशल हायरार्की थी, एक सामाजिक ढांचा था जिसने समाज को
काम के आधार पर 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया। ये 4 वर्ण कौन से थे? सबसे ऊपर ब्राह्मण यानी पुजारी और शिक्षक, फिर क्षत्रिय यानी योद्धा और राजा महाराजा, तीसरे थे वैश्य जो व्यापार और किसानी करते थे, और चौथा वर्ण था शूद्रों का, जिनका काम था बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना। और जैसे जैसे समय बीता ये व्यवस्था और भी ज्यादा पक्की और कठोर होती चली गई। लेकिन शायद इस नए दौर का सबसे दुखद असर पड़ा महिलाओं की स्थिति पर। एक तरफ प्रारंभिक वैदिक काल था जहां उन्हें शिक्षा का अधिकार था, दूसरी तरफ उत्तर वैदिक काल में ये अधिकार बहुत सीमित हो गया। पहले वो धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थीं, अब उन्हें इनसे बाहर रखा जाने लगा। विधवा पुनर्विवाह मुश्किल हो गया और तो और बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं भी इसी दौर में शुरू हुईं। तो समाज में बहुत कुछ बदला, कुछ अच्छा, कुछ बुरा। लेकिन इन सारे बदलावों के बावजूद वैदिक युग ने हमें ज्ञान और विश्वास की एक ऐसी जबरदस्त विरासत दी है जो आज भी हमारे साथ है। और इस विरासत की नींव हैं 4 वेद। सबसे पहला और सबसे पुराना ऋग्वेद, इसमें देवताओं की प्रशंसा में लिखे गए भजन हैं। फिर है सामवेद, जहां इन्हीं भजनों को सुर और संगीत दिया गया है। तीसरा है यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ और अनुष्ठानों के नियम कायदे हैं। और चौथा अथर्ववेद, जिसमें बीमारियों के इलाज, मंत्र और तंत्र की बातें हैं। लेकिन रुकिए, अथर्ववेद में एक बहुत बड़ा सरप्राइज छिपा है। जी हाँ, अक्सर लोग इसे सिर्फ जादू टोने का ग्रंथ समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि भारत में दवाइयों और चिकित्सा विज्ञान की एक सिस्टमैटिक शुरुआत इसी ग्रंथ से हुई थी। आज के दौर में भी अथर्ववेद को क्लासिकल आयुर्वेद का प्रिकर्सर माना जाता है, यानी आयुर्वेद की जड़ें यहीं से शुरू होती हैं। ये दिखाता है कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान कितना गहरा था कि आज भी इस पर रिसर्च जारी है। और उस दौर की सोच कितनी खूबसूरत थी, ये अथर्ववेद के इस एक सूत्र से पता चलता है। जड़ी बूटियां माताएं हैं। सोचिए, वो प्रकृति को, पेड़ पौधों को सिर्फ इस्तेमाल की चीज नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें माँ का दर्जा देते थे, एक जीवन देने वाला साथी। तो ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की हमारी दुनिया, हमारे सामाजिक ढांचे, हमारी प्राकृतिक चिकित्सा की समझ, ये सब कुछ उन बदलावों से कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है जो हजारों साल पहले हुए थे। इस पे सोचिएगा जरूर।